नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भ्रष्टाचार का विकास भारत में किस तेजी से हो रहा है, इसका सच भ्रष्ट देशों की लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग ने बता दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में भारत लगातार गिरते हुए कैसे 96 नंबर पर पहुंच गया है, इस पर हमारा कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम बात आपकी यानी जनता की करने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हर दौर में बदलाव तो असल में लोग ही लाए हैं, कोई नेता नहीं। हर दौर में जनता की ही आवाज किसी नेता की आवाज में सुनाई देती है, चाहे वो आजादी से पहले का दौर हो, जब महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जनता की आवाज बने, या आजाद हिंदुस्तान का कोई दौर जहां 1977 में जेपी और 1990 में मंडल की राजनीति के नेता सामने आए, तो 2013 में अन्ना जैसे जननायक सामने आए। हालांकि 2013 के बदलाव में एक बड़ा फर्क यह था कि आंदोलन का चेहरा और राजनीति के पथ पर चलने वाले चेहरे अलग अलग थे, तो उस बदलाव का स्वरूप भी अलग ही हुआ। इतना ही नहीं, आपने बदलाव को भटकते हुए पाकर जनता उस बदलाव को सही दिशा दिखलाती भी है दोस्तों। बदलाव के इस भटकाव की ही झलक भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में दिखती है। एक और सैंपल भी देख लीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सिपाही के बंगले, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एक सिपाही के बंगले और दफ्तर में लोकायुक्त पुलिस की रेड में लाखों रुपया कैश, सोने चांदी की करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं दोस्तों। इन सबके साथ एक डायरी भी मिली है जिसमें 97 करोड़ रुपए के लेन देन की रिकॉर्ड दर्ज है। यह घटना करीब 2 महीने पहले की है, लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तो पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से बीजेपी की सत्ता है। 2018 में सिर्फ 1.25 साल के लिए कांग्रेस की सत्ता जरूर आई थी दोस्तों, उसके पहले 15 साल और 2020 से लगातार बीजेपी की सरकार में है। और सौरभ शर्मा नाम के जिस अरबपति सिपाही की हम बात कर रहे हैं, उसने भोपाल के आरटीओ विभाग में करीब 12 साल नौकरी करने के बाद 1.5 साल पहले वीआरएस ले लिया। यानी बीजेपी की सत्ता में उसने सिपाही रहते हुए अरबों रुपए का काला धन जमा कर लिया और शान के साथ रिटायरमेंट लेकर भोपाल का एक बड़ा बिल्डर बन गया दोस्तों। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसका राज क्या उस डायरी में छिपा है जिसमें 97 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है दोस्तों, जिसकी अब तक जांच तक नहीं हो पा रही है। क्योंकि इतना तो एक समझदार बच्चा भी समझ सकता है कि सरकारी तंत्र में सिपाही की क्या हैसियत होती है। वो सीधे अपने स्तर पर कोई भी काम करने का अधिकार नहीं रखता है दोस्तों। साहब, मंत्री जी और नेताजी टाइप के लोगों तक पहुंचने का एक जरिया भर होता है एक सिपाही। वैसे अकेले मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन का रिकॉर्ड बना रही है लोकायुक्त की पुलिस। सरकार जिस बात का प्रचार कर रही है वो एक्शन है, और आपको जिस बात पर नजर रखनी है दोस्तों वो करप्शन है। एक्शन की नौबत आखिर क्यों आई? दलील सारी बेमानी है, क्योंकि एक युग से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी ही है। पूरे देश में भी एक करीब युग से नरेंद्र मोदी की सत्ता है। एक युग का मतलब करीब करीब 12 साल होता है, जहां नगर पालिका का पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। जिस देश में 11 साल पहले जनता ने सत्ता भ्रष्टाचार के नाम पर बदल दी थी दोस्तों, वहां 10 साल में करप्शन का स्कोर पुरानी सत्ता के स्कोर से भी ज्यादा खराब हो गया है। तो सवाल जनता से भी बनता है दोस्तों। वही सवाल आज हम आपके सामने लाए हैं। सवाल बहुत मामूली सा है, आखिर आज भ्रष्टाचार जनता के लिए मुद्दा क्यों नहीं है? इस साधारण से सवाल का जवाब बहुत पेचीदा है दोस्तों, और यही मौजूदा सत्ता और उसकी राजनीति का हुनर है। जिस बुनियाद पर, जिस लक्ष्य को दिखाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने बुनियाद और लक्ष्य दोनों ही गुम कर दिए। और राजनीति की पूरी विसात, पूरी बुनियाद चुनावी हिंदुत्व को बना दिया दोस्तों। इस बुनियाद का लक्ष्य भी आप जानते हैं। खुद नरेंद्र मोदी के नेता मंत्री ये उसका राग अलापते रहते हैं।
चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी, उनके नेता और उनकी पार्टी, यहां तक कि उनका वैचारिक संगठन आरएसएस तक से कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया गया। जिनके स्वयंसेवक हर चुनाव में गली गली में घूमकर मोदी सत्ता और डबल इंजन सरकार का प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी कैसे आज भी संसद में बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि उनकी सरकार करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, जबकि उनकी ही पार्टी की सत्ता वाले सिर्फ एक राज्य में एक सिपाही लगातार 12 साल तक अरबों की काली कमाई करता रहा और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों, 97 करोड़ का बही खाता जो लिखित बरामद हुआ है, जिस रकम का हिसाब नहीं है, जो पिछले 12 साल में सिपाही से ऊपर ना जाने कहां कहां तक पहुंची होगी ये रकम और खर्च भी हो गई होगी, उसका आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है ये आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और हमने तो सिर्फ बर्तन का एक चावल ही चेक किया है दोस्तों, पूरा बर्तन तो एक जागरूक जनता के तौर पर आपको ही चेक करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस बर्तन, चावल, चूल्हे और पूरे घर यानी देश के मालिक आप ही हैं। आपके घर में असल में क्या हो रहा है जरा नजर तो डालिए, वरना तो आपकी नजर फेरने के ही सारे जतन किए जा रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा सत्ता ने पूरी राजनीति उन मुद्दों से दूर कर दी है जिन मुद्दों के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। ऐसे में देश का प्रधानमंत्री खुलेआम ये कह सकता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महंगाई को लेकर क्या कहा, इंदिरा गांधी ने महंगाई को लेकर क्या कहा, लेकिन अपने दौर की महंगाई पर वो खामोश है। कोई भी उनसे ये सवाल नहीं करेगा कि 50 साल पुरानी बातों का इतिहास किस लिए, जबकि 11 साल से सत्ता में आप हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं और चुनाव में जनता के सामने कुछ और ही मुद्दे परोस दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर या किसी चुनाव मंच पर खुलेआम ये कह सकते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद कहते थे कि वो दिल्ली से जब 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। दोस्तों, ये कहते हुए उनके चेहरे और हाथ की भाव भंगिमा भी निराली होती है, लेकिन 40 साल पुराने कांग्रेस सत्ता के भ्रष्टाचार का जिक्र करते समय क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी राजीव गांधी के इस कबूलनामे को कबूल किया है? क्या एक बार भी उन्होंने ये माना है कि राजनीति में इतना सच तो होना चाहिए कि देश का मुखिया किसी से झूठ ना बोले? बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक सच बोला तभी सुधार की गुंजाइश होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जिस एक घटना का जिक्र हमने शुरू में किया, वैसा ना जाने कितनी घटनाएं होंगी। क्या कभी किसी एक घटना का जिक्र भी अपने प्रधानमंत्री से सुना है? दोस्तों, शायद नहीं सुना होगा। सत्ता, मोदी की जो सत्ता है उसमें सीएजी रिपोर्ट्स तो अब तक आती ही नहीं है। गलती से आ भी गई तो उसकी चर्चा नहीं होती। उन्हें सरकार से लेकर सरकारी वंदना में डूबी मीडिया भी जल्द से जल्द ठंडे बस्ते में डाल देती है ताकि प्रधानमंत्री की छवि पर दाग न लग जाए। ऐसे में याद कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जो देश की बुनियादी जरूरत भी है। करीब 1.5 साल पहले सीएजी ने उस आयुष्मान योजना पर क्या रिपोर्ट दी थी। गरीब लोगों की सेहत और जिंदगी से जुड़ी योजना में कदम कदम पर भ्रष्टाचार का ऐसा खुलासा सीएजी ने किया कि आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कैग ने इस योजना को लेकर जारी की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया जा चुका है। यही नहीं, एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों कार्ड बन चुके हैं। ये नंबर भी 99999 तक और कुल 10 बार 9, यानी ये नंबर भी सही है, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे ही 10 बार 8 और 9 0 और कुल 9 बार 0। लोगों की मौत का सौदा या कहें कि मौत के नाम पर कमाई का खेल। इतने शर्मनाक भ्रष्टाचार पर क्या आपने प्रधानमंत्री को कभी बोलते सुना है? क्या राजीव गांधी जितनी ईमानदारी से कभी कोई बात नरेंद्र मोदी ने कबूली है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घर, उनके बजट और उन्हें लोगों में बांटने का सच आप अपने इर्द गिर्द ही चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में बोले गए दावे और सरकार के ही अलग अलग विभाग के आंकड़े भी आपस में मेल नहीं खाते। ऐसी और भी कई योजना है दोस्तों जिनका सच प्रधानमंत्री के दावों से उलट नजर आता है।
इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला नया खेल योजनाओं की समीक्षा के नाम पर शुरू हो गया है दोस्तों। चुनाव से पहले लाभार्थी योजनाओं का ऐलान होता है। योजनाओं का ऐलान होने के बाद वोट के खातिर पूरे सिस्टम को लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं से जोड़े जाते हैं और सरकार बनने के बाद समीक्षा के नाम पर लाभार्थियों को योजना से बाहर करने का रास्ता जो है वो साफ कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में करीब 5 लाख लाडली बहन अलग अलग वजहों से योजना से बाहर कर दी गई। वोट की खातिर यह योजना सरकार ने चुनाव से ठीक पहले शुरू की थी और सत्ता में फिर से आने पर लाभार्थियों की समीक्षा शुरू हो गई। सामान्य आदमी ऐसा करे तो उसे धोखाधड़ी का नाम दिया जाता है। वो जो वादा खिलाफी है, ये माना जाता है कि ये वादा खिलाफी के काम किए जा रहे हैं। कोई भी सवाल कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ठीक से पड़ताल क्यों नहीं की गई थी, लेकिन उस वक्त अगर सब कुछ ठीक रहते तो लाभार्थी कैसे जुड़ते, वोट कैसे मिलते? सब कुछ आपके नाम पर ही होता है, फिर भी आप ही ठगा सा महसूस करते हैं। आपकी ओर से सवाल उठाने का जिम्मा विपक्ष पर है, लेकिन उस विपक्ष की आवाज को मजबूत करना किसकी जिम्मेदारी है? वैसे इस सवाल का जवाब भी वोटर से ज्यादा विपक्षी दलों की ओर से ही उंगली उठाता है। जब लोग विपक्ष के तमाम दलों को देखते हैं और उन्हें एक दूसरे से ही टकराते हुए देखते हैं तो शायद कंफ्यूज होते हैं। ऐसे टकराव का नुकसान भी सबने दिल्ली में देखा, और जब यह टकराव नहीं तब नतीजा क्या हो सकता है यह भी लोकसभा में सबने देखा दोस्तों। राजनीति की मौजूदा दोनों धाराएं बिल्कुल साफ है। एक मुद्दों पर टिकी राजनीति है और दूसरी मुद्दों और जवाबदेही से दूर हंगामा, फसाद खड़ा करने की राजनीति। पहली धारा की ईमानदारी के साथ पुरानी जवाबदेही भी उसके कांधे पर है। दूसरी धारा ने मौजूदा जवाबदेही को कंधे से उतार कर बुनियाद और लक्ष्य ही बदल दिया है। इस गोलमाल को समझना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। समझने का यह काम आम लोगों को भी करना है दोस्तों, और आप में से टकराते हुए राजनीतिक जितने भी दल हैं उनका भी काम इसकी समीक्षा करना है। आप सोचिएगा जरूर दोस्तों कि जो हमने बताया इसमें कितना तार्किक है। और एक बार फिर आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। इस लिंक को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इतनी बुनियादी खबरें आसानी से पहुंचती रहें। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।